कि जितना हो सकता है नेचुरली अपनी डाइट को अच्छा करें। ठीक है, प्रोटीन हमारा एग्स में है, मीट में है, को हर किस्म का मीट, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो। ठीक है, तो जितना हो सकता है नेचुरली कंज्यूम करें। अगर आपका फिर भी प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा ना, तो आप जा सकते हैं प्रोटीन की तरफ। अगर आप बिल्कुल स्किनी है, आपको वेट इंक्रीज करना है, तो आप कॉन्सोनेट ले लें। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, आपको वेट लूज करना है, तो आप अस्सलाम वालेकुम आइसोलेट ले जा गाइस, सकते हैं। वेलकम अगेन माय पॉडकास्ट। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी आप लोगों की दुआ से खैरियत हैं। तो फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर हम करेंगे और आप लोगों को अवेयरनेस देंगे। सो आज की तो मेरे गेस्ट हैं यार, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो नर्वस क्योंकि इनके साथ जो है पॉडकास्ट करने में मुझे बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। और इनका तारुफ कराते चले हम लोग कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनसे हम कहाँ मिले, कैसे मिले, पहला दिन इनके साथ कैसा हुआ और जो हमारी लाइफ के अंदर ये आया। तो ये आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताएंगे और वीडियो एंड तक देखिएगा। तो मिलवाते हैं आप लोगों को एहसन से। अस्सलाम वालेकुम एहसन, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह आप सुनाए, ठीक है। ठीक ठाक। तो ये बताएं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बिल्कुल, आपने बोला तो हमारा आना नफल करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए लोगों को मैसेज देने के लिए हमारी फील्ड से। ये ट्रेनिंग फील्ड जो हम जिम कर रहे हैं, तो गाइस आप लोग एक चीज़ बताते चलूँ कि ये एहसन जो हैं ये अभी करंट जिम में ट्रेनर हैं और इनके साथ पॉडकास्ट करने में नर्वस इसलिए हूँ कि मैं भी एक ट्रेनर हूँ, ये भी एक ट्रेनर है। तो बड़ा नर्वस हूँ, लेकिन मज़ा आता है। ट्रेनर ट्रेनर आपस में बात कर रहे होते हैं, नॉलेज ज़्यादा मिलती है आप लोगों को। तो आप मुझे बताएं कैसा है, फील्ड कैसी है? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी फ़ील्ड है। और ये है कि हमारे ज़ाहिर-सी बात है, हमारी पाकिस्तान के लिहाज़ से तो बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे फिट ट्रेनर्स जो है ना, उनकी कमी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे लोगों को ज़रूरत भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है हमारे खाने जिस तरह के हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल जिस तरह का है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना, ख़ास तौर पे देखिए, हर चीज़ में प्रोफ़ेशनल का होना लाज़मी। बिल्कुल। आप रास्ते में चलते हुए किसी से दवाई नहीं लेते, जैसे, ठीक है? बिल्कुल। आप किसी से भी केस सॉल्व नहीं करवाते, बिल्कुल। आप उसके लिए वकील हायर करते हैं, डॉक्टर्स को हायर करते हैं। इसी तरीके से अब लोग जो है जिम में एडमिशन लेके सोचते हैं हम खुद वर्कआउट कर लें। जी बिल्कुल। तो इसलिए उसके लिए भी प्रोफ़ेशनल्स मौजूद होते हैं, ट्रेनर्स मौजूद होते हैं, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ट्रेनर्स जो होता है वो जिम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके कहने का मकसद ये है। और अच्छा, एक पर्सनल ट्रेनिंग और एक जनरल ट्रेनिंग दोनों को आप ज़रा क्लियर करें लोगों को। पर्सनल ट्रेनिंग में ऐसा होता है, जनरल ट्रेनिंग में तो आपको, जैसे बंदा आया, बिगिनर है, ठीक है, उसको गाइडेंस मिल जाती है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन उसने, जैसे ट्रेनर ने आपको समझा दिया, भाई आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, उसको बॉडी पार्ट स्प्लिट बता दी, चेस्ट लगाना है, बैक लगाना है, शोल्डर्स लगाना है, कुछ भी। लेकिन जब एक बंदा पर्सनल क्लाइंट आता है हमारे पास, तो हम उसको पूरा एनालाइज करते हैं कि भाई उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसका गोल क्या है। वो आया वेट लॉस के लिए आ रहा है, वो वेट गेन के लिए आ रहा है, मसल गेन के लिए आ रहा है, हाँ, बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए, किस चीज़ के लिए आ रहा है, पूरा उसको एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद उसकी इंजरीज क्या क्या है, उसको अगर कोई इंजरी है तो उस हिसाब से उसका वर्कआउट प्लान बनेगा। अगर उसको कोई फूड एलर्जीज है, ठीक है, उसकी डाइट प्लान में वो चीज़ें ऐड नहीं होंगी। तो वो सारा चीज़ें में ना वो पर्सनलाइज होता है। ओके। एक केस स्टडी, जी। एक प्रॉपर केस स्टडी आपको पर्सनल क्लाइंट होता है। अच्छा, आजकल जो एक प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे भी फेस करने को मिलती है इन जिम और आपको भी मिलती होगी, कि जब क्लाइंट फर्स्ट डे क्लाइंट आता है, उसके बाद जब उसको एक ट्रेनर पसंद आता है किसी भी जिम के अंदर, वो ट्रेनर हायर करता है पर्सनल ट्रेनर कि भाई आपको मैं मतलब वन वन मंथ के लिए मेरा टारगेट है। बट वो डिसाइड तो नहीं, उसे वो डिसाइड खुद करके बैठ जाते हैं कि वन मंथ का मेरा टारगेट है। देखें, वही वाली बात कि आपने पहले जो बात की कि डॉक्टर जो कहता है वो आपका कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, सही। ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने में, वन मंथ के बाद वो अपना स्लॉट्स छोड़ देते हैं, ट्रेनर का साथ छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो ये चीज़ के बारे में ज़रा बताएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक तो लोगों ने सोशल मीडिया देख के सब चीज़ें अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और टाइम नहीं देना चाहते, हर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए। आपने, मैं सबको तकरीबन यही बात बोलता हूँ कि आपने अपनी बॉडी का बेड़ा गर्क जो 10-15 साल में किया है, उसको कम से कम कोई 10-15, चलो 10-15 नहीं, कोई 3 महीने तो दे दो, ओके। कम से कम आप उसमें आपको, देखें, आप कोई भी काम ऐसा करते हैं ना, उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, वो सिर्फ जिम नहीं, वो कोई भी मतलब आपका मतलब फील्ड हो, ऐसे यू नो। ऐसा ही है। तो कंसिस्टेंट, पहले तो आपको पता है, जैसे नए लड़के आते हैं, आप भी माशाल्लाह जो है वो सीनियर ट्रेनर है, काफ़ी क्लाइंट्स हो गए, आप ट्रेन कर चुके हैं। तो शुरू-शुरू में तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, 1 हफ्ता, दूसरा हफ्ता, फिर उसके बाद जो है
उनकी जो है छुट्टियाँ होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद फिर वो बोलते हैं सर मेरे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, शेरी भाई रिज़ल्ट्स नहीं आए। अरे तो जिन आओ तो सही फिर पता चलेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है ना, आप वो दो और टाइम के साथ अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, वर्कआउट अच्छी रखेंगे, अपने ट्रेनर की बात सुनेंगे, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आएँगे, क्यों नहीं आएँगे? चलें ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएँ कि आप कब से जिम कर रहे हैं? ये भी तो हमें पता चले, लोगों को भी पता चले। अब मुझे मुझे मैंने स्टार्ट किया था 2011 या 12 में। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैं कॉलेज में ही था उस वक़्त ना, 2011 था या 12 था। गाइज़ ये जो बात बताने लगे हैं ना कि इनकी बात से ये मोटिवेशन आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। मोटिवेशन में ये पूछने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट होएँ कि जिम इन्होंने जॉइन किया और कैसे ये फ़ील्ड में आए, किस तरह इन्होंने इस फ़ील्ड को मतलब कंटिन्यू किया, हम कैसे मिले, वो आगे आगे पता चलता जाएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। ओके। तो मैंने 2011 में या 12 में अप्रॉक्सिमेटली मुझे याद नहीं है, तो उस वक़्त मैंने जिम स्टार्ट किया था। वो भी मैंने अपने दोस्त को देखा, तो उसकी बॉडी बड़ी अच्छी बनी हुई थी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था जिम होता क्या है। ओह! बढ़िया। हाँ, मुझ बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या होता है। तो उसने मुझे बताया भई ऐसे-ऐसे जिम होता है, हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी बनती है। तो आपको पता होगा हम पहले कौन से जिम में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अभी नहीं, वो सीख रहे हो, बताएँगे, बाद में बताएँगे। तो मैं नाम भी बगैर ही बोल देता हूँ कि मतलब हम जो है फिर वहाँ पे हम गए, उधर एडमिशन लिया। तो शुरू के आपको पता है 2-3 साल तो हमने सिर्फ ज़ाया ही किए कि मतलब आपको पता है किस तरह के ट्रेनर्स होते वो एक्चुअली वो एसेंस सबके साथ होता है। चाहे वो फ़ील्ड में लोग आएँ या ना आएँ, ज़ाया ही हो रहे होते हैं। तो ख़ैर हैं, ऐसा ही है। तो अब शुरू में तो अब जैसे आजकल लड़कों को जो है सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा-सा नॉलेज आ गई है। हमारे टाइम पे नहीं था इतना मामला ना, तो हमें जो होता था वहाँ पे उसी की सुननी पड़ती थी। तो मुझे याद है मैंने 1 महीने तक तो सिर्फ चेस्ट लगाया था। ओह वाओ! ज़बरदस्त। ट्रेनर ने तो नहीं कहा था ये? बस नाम नहीं लूँगा तो वो थे, तो इसलिए मैं आपको जो शुरू में बात कही ना कि अच्छे और पढ़े लिखे ट्रेनर का होना बहुत लाज़मी है। बहुत लाज़ तो शुरू में तो 1 महीना मैंने सिर्फ चेस्ट लगाया था, फिर उसके बाद भी पता नहीं बैक मतलब मिक्स में ही करते थे तकरीबन। ओके, ओके। कोई ऐसा स्प्लिट वगैरह का कोई मामला नहीं थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते गए, सीखते गए चीज़ें, एक्सपीरियंस करते गए, तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट। अच्छा जी, ऐसा तो आपकी फ़िटनेस जो जर्नी थी वो तो स्टार्ट आपने ले ली, ठीक है। लेकिन आप एक जिम करते रहे, एक्सरसाइज़ करते रहे, उसके बाद आपने बताया कि आप भई 1-2 साल तो जिम ही कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद फ़ील्ड में आने का कैसे सोचा? अच्छा, फील्ड में आने का इत्तेफ़ाक इस तरीके से हुआ था कि जब एक्सपीरियंस हो गया था, एक इतना टाइम हो गया था, तो लड़के वैसे ही आपको पता है पूछते हैं, हुँ, ठीक है? जब अच्छी अच्छी बॉडी होती है तो फिर सब आ रहे तो वो जो है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो जूनियर्स जितने भी होते हैं, वो आपसे टिप्स ले रहे होते हैं, ट्रिक्स ले रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। ऐसे में हमें भी बताएँ क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो तो चलता आ रहा था, ठीक है? फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से जब अपना पास आउट हुआ था, तो उस वक़्त मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। तो फिर हमारी मुलाकात हुई। फिर हमारी मुलाकात हाँ, ओह वाह! ज़बरदस्त। तो फिर उधर जो है वो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, इस टाइम में फ्रीलांस उससे पहले जो है मैं फ्रीलांस तौर पे कर रहा था। जैसे मैं क्लाइंट पकड़ता था ऑनलाइन या मतलब इस तरीके फिज़िकल भी ले लेता था। बट वो आपको पता है हम जिस जिम में जाते थे पहले, वहाँ पे गाइज़ अलाउ नहीं था ऐसा। तो ऐसे ही तो बता नहीं सकते थे वहाँ पे ना, तो मैं अपने साथ ही ले गया, ट्रेन कर दिया, इस तरीके से करता था। लेकिन प्रॉपर जो है ना, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ हम साथ मिले थे। उस जिम का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारी रीज़न्स होते हैं कि भाई आपने हमारे जिम का नाम बगैर परमिशन के क्यों लिया। बट हमारी जो मुलाकात हुई थी आज से हमें 8-9 साल हो गए मुलाकात हुए हुए और हम लोग अभी तक साथ हैं माशाल्लाह। वो अलग बात है कि कम मुलाकात होती है कम क्योंकि एसएम भी अपनी फ़ील्ड में क्या नाम है बिज़ी है, मैं भी अपनी फ़ील्ड में बिज़ी हूँ, दोनों की सेम फ़ील्ड है। तो वो फ़ील्ड में इतना बिज़ी हैं और जब प्रोफ़ेशनल होते हैं एक प्रोफ़ेशनलिज़्म टाइप के मतलब आपके पास हर चीज़ है, आप प्रोफ़ेशनल ट्रेन कर रहे हैं लोगों को तो फिर बिज़ी ज़्यादा हो जाता है इंसान ऐसे अपनी फ़ील्ड के अंदर। सो मुलाकात बस आज हमने कहा कि भई आप आएँ और हमारी वीडियो में आएँ और हमारी पॉडकास्ट पे आएँ और आप लोगों को भी बताएँ कि आप क्या हैं। और बहुत अच्छे ट्रेनर है गाइस, बहुत ज़्यादा इनसे भी आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन मेरे वाली क्लाइंट नहीं है इस ख खैर व्हाटएवर। तो ऐसा आप फ़ील्ड में आ गए ना, उसके बाद मैंने सुना था और मुझे पता भी चला कि आप दुबई भी होके आए। जी, जी, मैं दुबई से आया था तो परसों। लोगों को दुबई के बारे में भी बताएँ और दुबई के जिम के बारे में भी बताएँ और जिम दुबई का और हमारे पाकिस्तान की जिम्स और दुबई के जिम में क्या मतलब चेंजिंग्स है?
मैं जब दुबई गया था शुरू में, तो मतलब जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना जब मैं घुसने का, वो तो समझें कि मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब टोटली अपोजिट है जो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान के हाँ, हो में। बिल्कुल ये अपोजिट एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। ओके। वहाँ पे आपको फैसिलिटेशंस एक तो भरपूर है, ठीक है। उसके अलावा आप एग्जाम्पल्स क्या फैसिलिटेट? भाई एक तो आपके पास बेसिक चीज़ रहती है, एक टिश्यू, ठीक है। बेसिक टिश्यू डिस्पेंसर्स होते हैं ना, बेसिक हाइजीन आपको पता है जब में कितनी स्वेटिंग होती है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। और यहाँ पे लोगों के अंदर वो एटिकेट्स नहीं है, वैसे ही जो है बेंचेस पे अपना स्वेट छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यस। ठीक है। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी उस तरीके से प्रोवाइड नहीं करते कि बंदा साफ करे। अब वहाँ पे ये टिश्यू डिस्पेंसर्स होते हैं, वो लगे हुए होते हैं हर जगह ना, ओके। दीवारों पे। तो क्या होता है, आपने एक मशीन जैसे बेंच पर से आपने वो यूज़ किया, आप अपना वेट उठाओ, री रैक करो वापसी, और टिश्यूज निकालिए साफ करके डेटॉल से। वहाँ सारी जगह डस्टबिन्स लगे होते हैं, ओके। तो आपने वहाँ फेंक के फिर ही आप उस मशीन को खाली करोगे। अच्छा, ऐसा नहीं, ये बात मुझे बहुत आपकी अच्छी लगी। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान, ये सिर्फ दुबई नहीं, अगर पाकिस्तान में भी अगर हमारी ये हैबिट में अगर हम ये डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके लाजमी देखें। सो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऐसा यही बताया था कि डिसिप्लिन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अ, मैं भी दुबई होके आ चुका हूँ, मैं खुद ही बता दूँ। लेकिन ये है कि मैंने ये चीज़ देखी है वहाँ पे, और एथिक्स पहले वहाँ पढ़ाए जाते हैं जिम के अंदर। जैसे ही आप रिसेप्शन पे आ रहे हैं कि रिसेप्शन पे रूल्स बताए जाते हैं, और फिर उसके बाद आप मेन हॉल में एंटर होते हैं, और फिर वो जो इंसान है वो डे वन जब उसको पूरा पढ़ा दिया जाता है, वो रूल्स को फॉलो करता है, वो ट्रेनर को फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है हॉल के अंदर। ऐसा ही है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, उधर जब दुबई गए थे तो फील्ड में ही गए थे या नहीं नहीं, मैं इस फील्ड में नहीं गया था, मैं किसी और चीज़ में गया था। तो मैं अपनी सेपरेट जॉब कर रहा था, बट मैं शाम में जो है वो जिम जाता था, वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करता था, और मेरा एक दोस्त था हुँ। जो है उसको मैं करवाता था वहाँ पे एक्सरसाइज। अच्छा। तो फील्ड में नहीं था वहाँ पे। लेकिन फील्ड छोड़ी भी नहीं। हाँ, छोड़ी भी नहीं। पापा ये है, ये कह सकते। ओके, ओके। अच्छा ऐसन, जिम्स के अंदर सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स वगैरह ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं। कितना इसके हक में है, कितना अगेंस्ट है? अच्छा, देखें फूड सप्लीमेंट्स, जो सप्लीमेंट्स होता है, हमारे वे प्रोटीन, क्रेाटिन, प्री वर्कआउट, ठीक है, और स्टेरॉइड्स, ये दोनों ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है सर। हाँ, मैं स्टेरॉइड्स के तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, ठीक है। जो लड़के आजकल जो हैं काफ़ी उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जल्दी के चक्कर में है, उसके तो मैं बिल्कुल टोटली उसके अपोजिट हूँ। कि चलें, एक जो बंदा जिसकी फील्ड है, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, जिसको स्टेज पे खड़ा होना है, उसकी तो मजबूरी है, वो विदाउट स्टेरॉइड स्टेज पे खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो उस तरह की कंडीशनिंग, उस तरह का बॉडी फैट परसेंटेज नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो और लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सप्लीमेंट्स हैं हमारे, वे प्रोटीन हो गया, ठीक है, क्रिएटिन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, उस वो टोटली सेफ होता है। क्योंकि वे प्रोटीन अगर आप देखें ना, वे प्रोटीन किससे बनता है, वो हमारे दूध के वे जो कहते हैं, मलाई को कहते हैं, उसको पूरा नेचर उसमें फैक्ट्री में उसके पूरे उससे गुजारा जाता है फॉर्मेशन से, उसको फिर पाउडर फॉर्म में लेके जाया जाता है। उसके अंदर कोई इस तरह का जो है ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, कोई भी ऐसे ड्रग उसके अंदर इंजेक्टेड नहीं होता। यूज़ नहीं किया इधर। हाँ, अच्छा, लेकिन जैसे वे प्रोटीन है, अक्सर बॉयज़ कहते हैं, ट्रेनर से पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि कौन-सा ब्रांड अच्छा है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में जो प्रोटीन्स होती हैं, तो हमेशा जो चलता हुआ आ रहा है वो वे आ रहा है। वे इज़ अ ब्रांड, तो वे आप कहना चाह रहे हैं कि वे जो होए, वे के जो सप्लीमेंट्स हैं, वे के जो पाउडर सप्लीमेंट्स हैं, उनको यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, मैं तो रिकमेंड भी करता हूँ, ख़ास तौर पे क्रिएटिन तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो भी बिल्कुल न्यू बिगिनर्स नहीं, थोड़ा-सा टाइम दें अपनी बॉडी को, 1 महीना, 2 महीना थोड़ा-सा सीरियस हो जाएँ, फिर वो ले सकते हैं, इट इज़ टोटली सेफ। अच्छा, हाँ, बट इट्स नॉट टोटली सेफ के इट्स स्टेरॉइड्स वगैरह और ये चीज़। स्टेरॉइड्स वगैरह जो है ना, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप उनको, क्योंकि वो आप देखें ना, एक मेडिकेटेड होता है, एक आपकी जो है नेचुरली आप बॉडी आपका टेस्टोस्टेरोन बना रही है, हार्मोन्स क्रिएट कर रही है, ठीक है, आप उसको बाहर से ले रहे हो। तो जब आप बाहर से लेते हो ना उसको, तो आपकी बॉडी का ओरिजिनल जो सिस्टम होता है ना, हुँ, वो बनाना उसको ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। तो वो अगर कोई मतलब होते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, बाकी यहाँ पे हैदराबाद में भी है, कराची में भी है, जो लड़कों को, क्योंकि मैं भी जानता हूँ पर्सनली ऐसे लेकिन आप तो नाम नहीं, नाम नहीं लूँ। बिल्कुल गाइस, बुरी बात है। तो उन्होंने ना नए-नए बच्चों को, बिल्कुल यंग बच्चों को ना डायनाबॉल की गोलियाँ दे दी, ठीक है? इसके अलावा जो है
उससे क्योंकि इफ़ेक्ट जल्दी आता है। स्टेरॉइड्स होते हैं ना ओके। 3 महीने में 2 महीने में उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जल्दी शुरू हो जाता है। वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं, यार ट्रेनर ने एक दिल वाली गोली दी थी, एक पीली गोली दी थी, एक नीली गोली दी। ओ अच्छा नाम भी नहीं बताते। ट्रेनर्स ऐसे हैं जो गाइड भी नहीं करते सही तरीके से क्लाइंट्स को और बस बोलते हैं ये खा लो। और क्लाइंट्स भी हमारे ऐसे अंधा एतमाद करते हैं, वो खा जाते हैं। अब भाई उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हो या कुछ भी हो, वो फिर आप देख रहे होते हैं न्यूज़ेज़ में क्या हो रहा होता है लड़कों के साथ। बिल्कुल ऐसा मैंने ऐसे क्लाइंट देखे हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनसे मैं 3 महीने पहले मिला हूँ और फिर 3 महीने जब बाद मिलता हूँ तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आई वाज़ शॉक्ड कि क्या किया है? नहीं सर, नहीं मतलब नहीं शेरियार भाई ऐसा नहीं, नहीं कुछ। मैंने कहा देखें, गलती कर रहे हैं। आप कोई सर्च नहीं कर रहा, आपको ट्रेनर कोई भी टैबलेट्स दे रहा है, आप कुछ भी दे रहा है, जैसे सस्ती से सस्ती टैबलेट्स जिसका आपने अभी नाम लिया कि वो टैबलेट दे रहा है ट्रेनर, तो वो ट्रेनर को भी खुद नहीं पता भाई कि वो आपको क्या दे रहा है। बाद में आपके कुछ भी हो जाना है, आपने मर जाना है, आपने तो आप वो आपका जवाब दे होगा। पाकिस्तान में तो कोई किसी का पूछने वाला ही नहीं है ना। तो आपका कहने का मकसद यही है, और जैसे कि मैं भी यही कहता हूँ कि स्टेरॉइड से बचें, टैबलेट से बचें, इंजेक्शन से बचें और पाउडर फॉर्म ले सकते हैं। ऐसा ही अभी वे वे प्रोटीन वे प्रोटीन, क्रिएटिन, अगर कोई जैसे प्री वर्कआउट है, अगर कोई थका हुआ होता है जिससे वर्कआउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो प्री वर्कआउट यूज़ कर सकता है, लेकिन एक मिनिमम डोज में। मिनिमम डोज। अच्छा ऐसा अभी जो जितने भी हमारे यंगस्टर देख रहे हैं या हमारे जितने भी 30 से ऊपर वाले एज में देख रहे हैं या और देख रहे हैं, उनको आप ये बताएं कि हम कितनी कितनी एज में जाके कौन कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो 20 साल 21 साल का अगर बच्चा है वो प्रोटीन लेना चाह रहा है और हमारी वीडियो देख के वो इंस्पायर होता है, और वो तो उसके लिए हम कौन सी मतलब पाउडर रिकमेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सकता है नेचुरली अपनी डाइट को अच्छा करें, ठीक है? प्रोटीन हमारा एग्स में है, मीट में है, को हर किस्म का मीट, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, ठीक है? तो जितना हो सकता है नेचुरली कंज़्यूम करें। अगर आपका फिर भी प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा ना, तो आप जा सकते हैं प्रोटीन की तरफ। अगर आप बिल्कुल स्किनी हैं, आपको वेट इंक्रीज़ करना है, तो आप कॉन्सन्ट्रेट ले लें। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, आपको वेट लूज़ करना है, तो आप आइसोलेट की तरफ जा सकते हैं। उसके अंदर जो है कार्ब्स कम होता है। अच्छा। हाँ, और इसमें ऐज का ये होता है कि जो ज़्यादातर बड़े हैं ना, जैसे 30 प्लस, 40 प्लस, तो उनको तो मैं आइसोलेट ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो उनको वैसे भी अपनी वे आइसोलेट में। जी, जी, वे आइसोलेट। ओके, ओके। वे आइसोलेट क्योंकि वो आइसोलेटेड प्रोटीन होता है, उसके अंदर कार्ब्स की क्वांटिटी ना बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल लो होती है। तो उनका इंसुलिन स्पाइक भी कम होगा, हुँ। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बड़े हो जाते हैं, उनको शुगर भी उतनी जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना, आइसोलेट उनके लिए बेहतर है। और जो यंग्स हैं उनको, क्योंकि आइसोलेट थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट से महँगा होता है। अच्छा। तो यंग जितने भी हैं ना, जो हैं स्किनी है, जिनको वेट बढ़ाना है, वो नॉर्मली कॉन्सन्ट्रेट यूज़ कर और सकते हैं। आपने कहा महँगा होता है, जब से डॉलर बढ़ा है तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि जो जो प्रोटीन हमें 20,000 18,000 रुपए मिल मिल जाता था, वो अब 30-30 31-31 हज़ार रुपए के सिर्फ़ 1 मंथ के लिए। तो मुझे लगता है कि पॉकेट मनी वाला लड़का और नॉर्मली ऑफ़िस बॉय या जो भी है जिनको जिम का शौक है, वो ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। तो जैसे कि एहसन ने बताया है कि आप नेचुरल डाइट पे लगे, तो नेचुरल डाइट तो आप 5-6 हज़ार रुपए में भी कर सकते हैं, ऐसा ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही। मैं जब भी मैंने शुरू में ये बात कही कि जितना हो सकता है आप नेचुरली कंज़्यूम करें, और नेचुरली ये है कि अब मैं आपको भी इतने टाइम से जान रहा हूँ, ठीक है? आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगी, ठीक है? आपकी बॉडी खराब नहीं होगी। स्टेरॉइड वाले जो होंगे ना, आपको 3 महीने में अगर बनते हुए दिख रहे हैं ना, तो अगर 3 महीने वो छोड़ देंगे, वो आपको घटते हुए भी दिखेंगे फिर। क्योंकि अभी क्या है, एहसन ने बताया कि मैं आपको भी जानता हूँ और एहसन मुझे 2 साल बाद भी देखते ना, बोलते हैं शेखर क्या करते हो तुम, ऐसे कैसे ही हो, बेटा कैसा ही है। ऐसा ही है। तो बस वही नेचुरल डाइट, और ऐसा नहीं कि हम प्रोटीन यूज़ नहीं करते, हम भी यूज़ करते हैं गाइस। लेकिन पता वही वाली बात है कि डॉलर इतना महंगा हो गया है और प्रोटीन इतना महंगा हो गया है, तो हम हमारे भी अफोर्ड से बाहर हो चुका है, ऐसा ही। अच्छा एहसन, तो ये एक चीज़ और बताएं कि यार एज वाइज एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि फ्री में बता देते। तो गाइज़ एज वाइज़ एक्सरसाइज़ होती हैं। आज हम अपने जो हमारे गेस्ट हैं इनसे पूछेंगे, क्योंकि तारुफ़ तो आप लोगों को करवा चुका हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। सो इनसे हम पूछते हैं कि एज वाइज़ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, तो कितनी-कितनी एज के आप 20 से स्टार्ट करें और 80 तक लेके जाएँ कि इनकी ये एक्सरसाइज़ेज़ वो कर सकते हैं और इनकी ये एक्सरसाइज़ होती हैं, और डिज़ीज़ को देख के या अपनी डाइट को देख के एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। ये मैं आपको जो है जनरली बता सकता हूँ ओके। कि जैसे बच्चा अगर जिम आ रहा है 16 साल का, 17 साल का, ठीक है? तो वो अपना मेनली फ़ोकस है ना
कंपाउंड मूवमेंट्स पे रखें, जो हमारी ओल्ड स्कूल जिसको हम कहते हैं बेसिक मूवमेंट्स आती है, और बैक प्रेस, पुल अप्स, पुश अप्स, ओके, आपकी बेंट ओवर रोज, लैग पुल डाउन, शोल्डर प्रेसेस, लेग्स स्क्वाट्स। ओके। वो स्किप नहीं करनी हाँ बिल्कुल और अक्सर स्किप कर बिल्कुल ऐसे ही। आपको आपको भी पता है इस बात का, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। हमारे यहाँ पे 90% लोग लेग्स को ट्रेन नहीं करते, अपर बॉडी सिर्फ ट्रेन करनी होती है। बिल्कुल। तो स्क्वाट्स लगाएं, लंजेस करें, ओके, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपकी एज बढ़ती जाती है ना, तो जैसे आप 40 प्लस हो गए, 30s में भी आपको इतना नहीं पता चलेगा, 40 प्लस 50 प्लस जब आप हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जॉइंट्स, आपके लिगामेंट्स उस हिसाब के नहीं होते जैसे यंग जब आप होते हो तब होते हो। तो आपको वेट्स उस हिसाब से लगाने कि भाई जिसको आप 12 टू 15 की रेंज में आप कर रहे हैं रेपिटेशन दे, ताकि आप ज़्यादा हैवी ना करें, ताकि आपके जॉइंट्स पे ना आए, आप समझे। तो और कंपाउंड्स में डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स बड़ी एज वालों का बता रहा हूँ, इसको इससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि इनमें इंजरी जिसको कहते हैं ना, हमारा एक टेक्निकल टर्म होता है एसएफआर, स्टिमुलस टू फटीग रेशो, ठीक है। तो वो जो है कि स्टिमुलस इसमें कम है, फटीग बहुत ज़्यादा है आपकी स्क्वाट हो गई और डेडलिफ्ट में, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी एज के 80 प्लस जो है, 80 प्लस 40-50 वाले भी मैं तो वो भी रिकमेंड, अवॉइड करें। मैं तो यही कहता हूँ। मैं अभी 32 मेरी हो गई है, तो 8 साल बाद मैं भी यूज़ ना करूँ? मैं ये मेरा पर्सनल है, अच्छा, आपका मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी जाहिर सी बात है हर ट्रेनर होता है उसका। सॉरी गाइस, मैं अपनी एज बता दी मैंने तो। खैर कोई- कंटिन्यू कर। तो मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, तो मैं 40 प्लस या 45-50 प्लस को मैं डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स से दूर रखता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं उनको इस तरह से ट्रेन, क्योंकि उन्होंने कोई स्टेज पे खड़ा नहीं होना बॉडी बिल्डर को बनना, तो उनको अपनी फिटनेस को अच्छा करना है, ठीक है। एक बॉडी को शेप में लाना है, एक अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है। ओके, ओके। तो ऐसी एक्सरसाइजेस से उनको दूर रखा जाए जिसमें इंजरी के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है ऐसे और ठीक है, जब जितने भी एज है 40 से प्लस हैं, 40-50, उनको हमने डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और इन चीज़ से आपने कहा है कि अवॉइड करें। जैसे वो चीज़ गाइस ना करें, जो इतने भी लोग देख रहे हैं इतने एज वाले, और जो जितने भी यंगस्टर हैं जो 20 साल से लेके, उनको सारी एक्सरसाइजेज आप कहेंगे करनी चाहिए। और अच्छा, एक और चीज़ ऐसा है कि एक बॉडी बिल्डर और एक फिटनेस फ्रीक ट्रेनर, इन दोनों में क्या मैंने पिछली भी वीडियो में ये बात की है, मैं अभी भी इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे साथ एक ट्रेनर मौजूद है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? एक बॉडी बिल्डर जो होता है शरिया भाई, वो आप उसके नाम से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो अपनी बॉडी बिल्ड करने आ रहा है, उसको फिटनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यस, ठीक है। उसको स्टेमिना से, अपनी लाइफस्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं, उसको बस अपने बाइसेप का साइज बढ़ाना है, बैक का साइज बढ़ाना है, चेस्ट का साइज बढ़ाना है, ओके, ठीक है। और बॉडी बिल्डर्स भी दो तरह के होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है जो आपको स्टेज पे दिख रहे होते हैं, ओके, ठीक है, पोजेस करते हुए, और एक आपको जो नॉर्मली दिखते हैं जो जिम्स में आके बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे होता है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस नॉर्मल में सबसे जो मेन डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस वो यही है कि जो आपका फिटनेस फ्रीक होता है ना, जो मतलब फिटनेस के लिए आ रहा है सिंबल, वो इतना ज़्यादा हैवी वर्कआउट और इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट नहीं करेगा कभी भी, वो नॉर्मल कार्डियो करेगा, ठीक है। उसके बाद अपनी बॉडी पंप करने के लिए, बॉडी को शेप में रखने के लिए नॉर्मल वर्कआउट करेगा, ठीक है। उसमें वो अपर बॉडी लोअर बॉडी कर सकता है, पुश पुल लेग्स कर सकता है, या और भी बहुत सारा की ट्रेनिंग स्प्लिट्स रहती हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डर जो है उसको फिर अपना चेस्ट के मसल को उसने वीकली वॉल्यूम देखना है अपना, कि भाई मुझे इतनी दफ़ा ट्रेन करना है, इतने सेट्स होने चाहिए, क्योंकि फिर और वो मेजरमेंट्स लेता रहेगा साथ साथ। एक फिटनेस फ्रीक को अपने मेजरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डोला 16 का हो, 15 का, उसको कोई उससे ताल्लुक नहीं है। उसको फिट होना है, उस पर शर्ट अच्छी लगे, वो चलते फिरे अपने, मतलब उसको कोई बीमारी ना हो, उसका बस इतना ही फोकस होना उसका फोकस होता है कि हमें कोई भी मतलब मेडिकल इशू ना हो, और हम एक बस थोड़ा-सा हमारा मसल हो और हम फिट नज़र आ रहे हों, और हम एक ड्रेसिंग अच्छी हो। लेकिन बॉडी बिल्डर भी एक अगर वो ओवरसाइज़ कर रहा है, ओवरसाइज़ लाइक उसके उस पे नहीं है, लेकिन जो आजकल के लोग देख रहे होते हैं, ये गाइस सलमान खान वाली बहुत सारे मुझे क्लाइंट टच जिम के अंदर आ रहे होते हैं, ऐसा बोलते हैं अब वो सलमान खान वाली बॉडी नहीं चलती ना, अब वो अब ऐसा मानने का कौन सी मतलब वो दौर गया हो। ऐसे। अब वो जो आ रहा है ना, वो एथलेटिक फिटनेस फ्री ये चीज़ें, लेकिन मैं बॉडी बिल्डर को ये नहीं कहता कि बॉडी बिल्डर गलत कर रहे हैं सारी चीज़ें, कि भाई जो आपने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है आप बच्चों को भी वही करवाएं। इस चीज़ में थोड़ा वो मिस्टेक कर रहे हैं। ये है कि उनको कंपटीशन लड़ना, उनको खड़ा होना, और उनको उनको साइजेस में बड़ा दिखना अच्छा लगता है, तो ठीक है वो अपने लिए करें। लेकिन अगर आपके पास आप भी एक्सेप्ट करेंगे ऐसा नहीं कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो पहले उससे पूछना चाहिए कि आपका गोल क्या है, राइट? और
ये बात आपने बहुत अच्छी करी और लोगों तक भी पहुँची। अच्छा एहसन अभी हमने बीच में बात की कि डाइट, वे प्रोटीन और ये सारी चीज़ें, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डाइट के साथ-साथ बॉडी के अंदर वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी लोगों को बताएँ? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर 60 टू 70% वैसी बॉडी हम पानी, ठीक है? और पानी लोग समझते हैं कि पानी ज़्यादा पिएंगे पेट बाहर निकल जाएगा, ब्लोटिंग होगी। पानी ज़्यादा पीने से और ज़्यादा आपका फैट लॉस जो है ना, जितनी बॉडी आपकी हाइड्रेट होगी ना, आपका मेटाबॉलिक रेट उतना इंक्रीज होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट चलेगा, आप स्किन डिजीजेस से बच के रहेंगे, आपका हर तरह के आपके गट प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे आप उन सब से बच के रहेंगे। तो वाटर तो एसेंशियल है, समझ गए? सब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। मैं तो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 से 4 लीटर पिएँ, गर्मी में, ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ पे गर्मी होती है पाकिस्तान में। 3 से 4 लीटर आपका डेली इंटेक हो पानी का कम से कम, रेगुलर बेसिस रेगुलर बेस इस पर सर। अभी आपको मज़े की बात बताऊँ, आपने अभी कहा कि वाटर अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर रखते हैं, जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को उतना हम रखते हैं, तो स्किन हमारी अच्छी होती है। कल ही की बात है, कल मैं जिम के अंदर खड़ा हुआ था, तो कुछ लाइटिंग भी ऐसी होती है जिसमें आप ज़्यादा फेयर नज़र आ रहे होते हैं, गोरे नज़र आ रहे होते हैं। तो मेरे पास 2 क्लाइंट चल के आए कि सर आप मेरे पास आए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे एक्सरसाइज़ का बारे में आप जिम ट्रेनर है तो ज़ाहिर-सी बात है वही पूछे। बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मुझसे ये पूछेंगे। आगे कहे अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने कहा जी। सर आपकी स्किन का क्या राज है? मैंने कहा भाईजान मैं यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ यहाँ पे। नहीं, नहीं सर आपकी स्किन बहुत अच्छी है। तो मैंने भी उनको यही कहा कि देखें आप वाटर अच्छा रखें, मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, कुछ भी। बैलेंस का वाटर को 75% बॉडी के अंदर रखें, कार्ब्स आपका 25% और कार्ब्स नहीं होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए बॉडी के अंदर। और एक चीज़ और गाइस बताऊँ मैं आप लोगों को कि बॉडी को जिस तरह डिज़ाइन करेंगे बॉडी उसी तरह आपकी चलेगी, राइट? ऐसा ऐसा ही क्योंकि अगर हमने 1 साल तक अपनी बॉडी को डिज़ाइन कर लिया वाटर के ऊपर कि हम 2 गिलास ही रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, अ, वो हम 2 गिलास ही पी रहे हैं ना, गर्मी सर्दी, और 1 साल तक ये बॉडी का मतलब ये डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन हो जाती है ये। हमने इस बारे पढ़ा है हमने ये चीज़, तो हम लोगों को बताते चलें कि आप 2 गिलास पी रहे हैं, अब जिस तरह ऊँट जो होता है ना वो स्टोर करता है वाटर अपना वो कोहान के अंदर, इस तरह गाइस हम इंसान भी अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर करते हैं, और उसका आप 2 गिलास पी रहे हैं, आपका 1 गिलास वेस्ट हो जाएगा, आपका दूसरा गिलास दूसरे दिन के लिए वो स्टोर करेगी बॉडी, और वो आपको उसके अंदर वो एनर्जी देगी। यू नो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो गाइज़ आपने अपनी बॉडी को डिज़ाइन किया है पूरे दिन में 2 गिलास पे ही, तो आप वो 2 गिलास से ज़्यादा नहीं पी सकेंगे, और फिर वो आपकी बॉडी डिज़ाइन हो जाएगी, और 1 गिलास वाटर जो है वो आपका क्या नाम है वेस्ट होगा, चाहे वो यूरिन में, चाहे वो सेटिंग में। अ, जो दूसरा गिलास होगा वो आपका बॉडी स्टोर करेगी, और आपको पूरे दिन में आप कोई भी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, आप नॉन एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, जिम घर के काम कर रहे हैं, आप जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो 1 गिलास वाटर बैलेंस करके वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जो बंदा 4 से 5 गिलास और 3 से 4 लीटर, जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा कि 3 से 4 लीटर वो पानी रेगुलर बेस पे पिए, तो फिर जाके अगर आप ओवरवेट हैं, तो फिर जाके आपका पानी जो है वो ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, वो ज़्यादा यूरिन में, स्वेटिंग में वो वेस्ट होगा, और आपका फैट बर्न होगा, लूज़ होगा, और आप अपने गोल पे अचीव करेंगे। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ ऐसा अपने क्या नाम है क्लाइंट को कि वेट लूज़ करना है तो वाटर ज़्यादा इंटेक करें। बट आई डोंट नो कि आप क्या कहेंगे उसके बारे में। मुझे लगता है कि आपकी एक अलग एजुकेशन होगी और सबकी अलग एजुकेशन होती है। जैसे गाइस जो हार्ट का डॉक्टर है उसकी अलग सर्जरी है, ऐसे ही जो गुर्दों का डॉक्टर है उसकी अलग सर्जरी है। तो सब ने अलग-अलग क्या नाम है पढ़ा है। हार्ट के 2 डॉक्टर हैं, दोनों ने अलग-अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होगा, तो सारी चीज़ें। बट मैं यही बोलूँगा कि वाटर बैलेंस ज़्यादा रखें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें, उससे हम अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। राइट है सर? ऐसा ही है जी। और थैंक यू सो मच यार, आप आए, हमारे लिए टाइम निकाला आपने, और लोगों को इतनी सारी आपने इस फील्ड के हवाले से बातें बताई। और हमारी जब मुलाकात हुई वो भी मैं एंड में बता देता हूँ गाइस, पहले तो बता दी, लेकिन हमारी मुलाकात जो है एक जिम के अंदर हुई थी। मैंने जिम ज्वाइन किया था, और वहाँ पे भी एहसन क्लाइंट था और मैं भी क्लाइंट था, तो हम लोगों की वो फर्स्ट मीटअप था, और जिम के अंदर पहला मेरा जो था ना दोस्त वो यही था। पहला दोस्त यही बना था, और अभी तक है माशाल्लाह। ये भी अपनी फील्ड में अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी फील्ड में काम कर रहा हूँ। हम जैसे बहुत सारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। बस यही उनको मैं नॉलेज दूँगा कि अच्छा काम करें और अच्छा क्लाइंट डील करें, और उनके साथ ना उनकी बॉडी के साथ खेलें नहीं, बिल्कुल। राइट?
तो ये बस साथ हैं हम लोग। और अच्छा एहसन, लास्ट में ऑडियंस को कोई अच्छा मैसेज देते चलें आप। अच्छा मैसेज हम अपनी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड ही दे देते हैं, जिम से रिलेटेड के जो हमने पहले शुरू में बात कही थी कि आपको जब आपने जिम जॉइन किया अच्छी बात है, अपने हेल्थ पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ बॉडी। आपको बॉडी बनानी है 3 महीने में, 2 महीने में। आप लंबा चलेंगे, अच्छा चलेंगे, आपका बाइसेप से ज़्यादा आपका हार्ट जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। 40-50 साल की उम्र में आपका बाइसेप आपका साथ नहीं देगा, आपका हार्ट आपका साथ देगा। तो अपने फिटनेस पे काम करें, अपनी डाइट पे काम रखें और प्लीज़ उन ट्रेनर्स से दूर रहें जो आपको स्टेरॉइड की तरफ मोटिवेट करते हैं, ठीक है? प्लीज़ खुदा ना उनसे दूर रहें और अपनी हेल्थ को ख़राब ना करें, अपने माँ-बाप का सोचें, अपने घरवालों का सोचें। क्योंकि कोई कितना मर्ज़ी कह दे कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो प्लीज़ उनसे बच के आएँ। थैंक यू सो मच एहसन। इतना अच्छा एहसन ने मैसेज दिया, और मैं भी आखिर में यही मैसेज कहूँगा कि जो एहसन ने कहा है उसको फॉलो करें। और आखिर में जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी ज़िंदगी में उनका ख्याल रखें और आपको अल्लाह सब कुछ दे देगा। और अगर वो अपने अल्लाह के पास चले गए हैं, जैसे कि हम सबको जाना है, तो उनको दुआ में याद रखें और उनके लिए बहुत सारे क्या नाम है चीज़ें और पढ़ें, कुरान पाक, ये सारी चीज़ें उनके लिए बख्शिश करें। तो लंबी उम्र दे माँ-बाप को, जितने भी माँ-बाप जिन लोगों के ज़िंदा हैं उनको लंबी उम्र दे, जिनके माँ-बाप चले गए हैं अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनकी आसानियाँ करे, उनको सब्र दे उन लोगों को। बस अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखें और वीडियो एंड तक देखें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।